प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी समय रशिया में है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और आज दूसरा दिन। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वहां पर कुछ अहम बातें कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन ब्रिक्स सम्मेलन में, ब्रिक्स में नए सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। आज दुनिया संघर्षों से लगातार जूझ रही है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आतंकवाद जैसी चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा और उस पे इनटॉलरेंट किसी भी सरकार को होना चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, ब्रिक्स में नए सदस्यों का पहले उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को भी यहां इस समिट में उठाया। इसके अलावा इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेकर के, व्यापारिक समझौतों को लेकर के पहले ही बायलैटरल टॉक्स हो चुकी हैं। साथ ही युद्ध को लेकर के भी कल भी और आज भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वक्तव्य दिए गए, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व भर में शांति स्थापित होनी चाहिए और इसी कदम में कोई भी देश आगे बढ़े। जाहिर है ये रशिया और यूक्रेन के लिए जो वक्तव्य है वो मौजूदा समय में देख सकते हैं। इसके साथ ही जो मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है उसको लेकर के भी शांति का संदेश भारत की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये तमाम अहम मुद्दे थे जिस पर बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई। ब्रिक्स स्टार्टअप शुरू किया जाए, ये भी पीएम ने कहा। हमें मझौले उद्योग पर फोकस करना होगा, यानी एमएसएमई का जिक्र उन्होंने किया। ग्रीन एनर्जी पर फोकस करके काम करना होगा। मिलकर के सभी चुनौतियों से निपटने में हम सब सक्षम हैं, यानी इसलिए युद्ध की नीति को छोड़ करके जो बुद्ध की नीति है उसे अपनाना पड़ेगा, ना केवल भारत में बल्कि भारत के साथ जो जुड़े देश हैं, या फिर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इसी केंद्र पर काम होना चाहिए। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। आर्थिक सहयोग को लेकर के भी यहाँ चर्चा हुई है। ब्रिक्स देशों में जो योजनाएं हैं वो लागू हो, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत का अहम योगदान कैसे रहा है, हमने कैसे गति शक्ति पोर्टल बनाया, इसके साथ ही पेमेंट पोर्टल्स का भी जिक्र वहां पर हुआ है। यूपीआई कई देश अपना रहे हैं। कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की इस मेज पर बैठकर यही रही कि यूपीआई को स्वीकार्यता पूरे देश भर में मिले और इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहां किया गया। गति शक्ति पोर्टल बनाया, इसका भी जिक्र किया। तो भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और अलग अलग कंट्रीज से मिलकर के, देशों से मिलकर के विश्व में अपना योगदान प्रमुख रूप से दे रहा है। साथ ही युद्ध को लेकर के जो नीति हमेशा से भारत की रही है वो ये रही है कि युद्ध सही नहीं है, क्योंकि हमें एकजुट होकर के चलना है। यही संदेश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। आज ही प्रधानमंत्री मोदी की रशिया से रवानगी भी हो जाएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इसी बीच अहम जानकारी ये भी है कि चाइना के साथ बायलैटरल टॉक भारत की हुई और शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। अब चूंकि चाइना से और भारत के बीच जो गतिरोध रहा है कुछ एरियाज को लेकर के, जाहिर है उसको लेकर के भी चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? अचानक चाइना इस तरीके से भारत के साथ समझौता करने पर आगे क्यों आया है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति चाइना की है? इसी को आज हम यहाँ अदिति के साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ प्रमुख बातें हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो बातें कही गई हैं उसे आपको बता देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का जोर कैसा रहा और किस तरीके से हमने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, इसका जिक्र इस मेज पर बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किया गया। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे चाइना को लेकर के। सबसे पहले ब्रिक्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, धीरे धीरे कैसे तमाम देश इससे जुड़ते गए, ब्रिक्स प्लस हो गया और उसके बाद फिर चाइना का जिक्र करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि आज जब हर जगह ब्रिक्स पर चर्चा है पूरी दुनिया और कल सुबह के न्यूज़पेपर में क्या कुछ निकल कर आएगा, तो आज ब्रिक्स पर इतनी चर्चा क्यों? सवाल यह है कि ब्रिक्स को दशकों हो चुके हैं। 2001 में कंसेप्शन, 1998 में कंसेप्शन हुआ, एक में बात हुई, असल में 2006 में। तो दरअसल पहले रिक शुरू हुआ था। और क्यों हुआ था? ये आइडिया तब आया जब ये सोचा गया कि जो एडवांस्ड इकोनॉमी वाली कंट्री हैं, यानी डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूरोप कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन नेशंस, वो जो एक साथ G7 का ग्रुप थे, उनको काउंटर कैसे किया जाए और किस लिए? आर्थिक स्थिति में। एक चीज जब हम विदेश नीति या ग्लोबल इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं या जियो पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो दो चीज समझनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें होती हैं, एक आपकी आर्थिक मजबूती और दूसरा आपकी सैन्य मजबूती।
और ये दो चीजें 2014 से लेकर अब तक भारत के लिए हुई। लेकिन वापस से बैक टू द आंसर, बैक टू योर क्वेश्चन शिखा, ब्रिक्स शुरू हुआ रिक के साथ, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर ब्राजील साथ आया, साउथ अफ्रीका हुआ, ब्रिक्स हुआ और फिर 2023 में 5 देश और जुड़े, वो ब्रिक्स प्लस हुआ। अब आपको बता दें 16वां सेशन और 40 देशों को न्योता। आप फर्ज कीजिए कि अगर ये सभी देश साथ जुड़ जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब ब्रिक्स यूएन से भी बड़ा हो जाएगा। आप देखें वॉर्सो खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 का मैं जिक्र कर रही हूं, वर्ल्ड वॉर 2 में यूएन आया और ब्रिक्स अगर इस तरीके से, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था उसमें जिस तरीके से ब्रिक्स नेशंस के लिए नई योजनाएं, आपने अक्सर सुना होगा कि आज बजट पे सरकार का बजट पेश हो रहा है, वैसे ही जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स का जिक्र किया गया, ब्रिक्स नेशन का अपना एक बजट, आर्थिक नीति, ये तमाम चीजें अपने आप में एक बड़ा संदेश देती हैं। और संदेश क्या है? कोई भी देश बड़ा कब होता है? जब उसकी आर्थिक नीति और सैन्य नीति, आर्थिक ताकत और मिलिट्री पावर, सैन्य ताकत सबसे मजबूत होती है तो वो देश बड़ा होता है। अब सवाल यह है कि ये शुरू हुआ था पश्चिम देशों को चुनौती देने के लिए, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना साथ थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ जब इतना बड़ा फोरम आ गया है तो ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर और घूम फिर के इकोनॉमिक बैलेंस जो है पश्चिम देशों को चुनौती देने के लिए ये ब्रिक्स हुआ है। और अपने आप में आज जो ये बातें हो रही हैं, अगर ये धरातल पे उतरे, मैं आपको बताऊं ब्रिक्स की ताकत क्यों है। देखिए, ताकत आज से और बढ़ जाएगी। हमेशा G7 को एकजुट माना जाता था और ब्रिक्स में एकजुटता नहीं थी, क्योंकि रशिया भले ही भारत का भी दोस्त हो, रशिया भले चाइना का भी दोस्त हो, लेकिन चाइना और भारत दोस्त नहीं थे, खास तौर पे 2020 से लेकर। लेकिन अब आज के बाद और जो पिछले बयान आए हैं मिनिस्ट्रीज से लेकर, दोनों ही देशों की मिनिस्ट्रीज से, साफ उससे नजर आ रहा है कि अब चाइना भी अलग तरीके से सोच रहा है। तो आपका सवाल का जवाब यही है कि ब्रिक्स बेहद महत्वपूर्ण है और जब चाइना भारत साथ आता है तो रशिया का भी, आप सिर्फ इतना इमेजिन कीजिए, जहां एक तरफ पूरे पश्चिम ने इतने सारे सैंक्शंस रशिया पर किए हुए हैं, उसके बावजूद ब्रिक्स जैसा सम्मेलन रशिया में होना अपने आप में रशिया के लिए जैसे बोलते हैं नीड ऑफ एन आवर था कि रशिया अभी भी इतने बड़े सम्मेलन को जो होस्ट कर रहा है, जिसमें पीएम भी आ रहे हैं भारत के और चाइना के भी। और उससे बड़ी बात है, जहां अलग थलग महसूस कराने की कोशिश की थी, नॉर्थ कोरिया की तरह महसूस कराने की कोशिश की थी पश्चिम ने रशिया को, रशिया ने अपने स्ट्रेटेजिक तरीके से चाइना और भारत को पास लाकर यह ताकत और बता दी है कि रशिया भले ही लंबे समय से एक वॉर के अंदर है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में पीछे नहीं हटा है। और यही है ब्रिक्स की ताकत। और अगर 40 देश के साथ ये पूरी स्ट्रेटेजी जुड़ती है तो ये कहीं ना कहीं यूएन से बहुत बड़ा होगा। और G7 के साथ ये टारगेट रखा गया है कि G7 की इकोनॉमिक ताकत 2027 तक ब्रिक्स को उसकी ताकत तक पहुंचना है। जी बिल्कुल। चाइना के साथ जिस तरीके का गतिरोध हमने पहले देखा है, और ये तो लगभग 62 के समय से है जो कुछ भी हुआ भारत और चाइना के बीच, उसके बाद भी ये गतिरोध रुका, कभी कम हुआ, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ है अदिति कि चाइना भारत के साथ समझौता करना चाहता है? इतनी कोशिशें हुई, इतनी बायलैटरल टॉक्स हुई, इतनी कमांडर्स स्तर पर इतनी बातचीत हुई, लेकिन चाइना कभी माना नहीं। और चाइना कोई भी चीज़ ऐसे ही करता नहीं है, उसके पीछे कोई खास वजह ज़रूर होती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये पूरी दुनिया के लिए कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ जो चाइना ये कर रहा है। लेकिन ये कुछ अचानक नहीं हुआ है। आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि वो सब कुछ हो गया जो 2020 से पहले होता था। स्थिति सामान्य है। 2020 से पहले जिस तरीके से जो पेट्रोलिंग होती थी, गश्त लगती थी, वो सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये कुछ अचानक नहीं हुआ, ये धैर्यता की वजह से हुआ है और ये स्ट्रेटेजिक तरीके से हुआ है। और इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो समझनी जरूरी है। हमारे पास मिलिट्री पावर, तमाम लोग इसी तरह से थे, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था? वो था पॉलिटिकल विल। आप देखिए चाइना क्या चाहता था। चाइना चाहता था कि जो हमारा गतिरोध LAC पर है वो चलता रहेगा, उस पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन हमारा व्यापार चलता रहे। लेकिन भारत ने क्या कहा कि हम व्यापार और गतिरोध साथ में नहीं चल सकते। आप विस्तारवादी नीति अपनाएं और हम व्यापार भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चाइना को तब झटका लग गया था जब भारत ने बिजनेस पर हथौड़ा चलाया। कैसे? उनकी इतनी सारी $1 बिलियन की वेबसाइट्स को बैन कर दिया।
जो भारत सबसे बड़ा मार्केट था। इसके अलावा और भी स्थिति में बहुत चीजें बैन की गई। अब भारत और चाइना एक दूसरे के लिए पूरक क्यों हैं ये समझते हैं। हुआ क्या ये भी समझते हैं। दरअसल पिछले 2020 से लेकर अब तक आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी हर बार एक बात का जिक्र करते हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय वार्ता का है, ये समय डायलॉग का है। और एक और बात कहते हैं, लेकिन डायलॉग और टेररिज्म, डायलॉग और विस्तारवाद एक साथ नहीं चल सकता। और चाइना जैसे बड़े देश के प्रेशर के बावजूद भी भारत पीछे नहीं हटा। 4 साल ऐसा नहीं था कि भारत के लिए आसान था कि एलएसी पे इतनी बड़ी मात्रा में मिरर डिप्लॉयमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो। मिरर डिप्लॉयमेंट लगातार 4 साल तक चला, लेकिन इसके पीछे क्या चला? इसके पीछे 20 मिलिट्री डिप्लोमेसी बैठक हुई। मिलिट्री डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा हथियार भारत की तरफ से था। दूसरा, 17 मंत्रालय के स्तर पर, विदेश मंत्रालय के स्तर पर बैठकें हुई। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। इन बैठकों के बाद और कहीं ना कहीं रशिया के रोल के बाद, क्योंकि रशिया को ये समझ आया कि जब तक चाइना और भारत एक नहीं होंगे तब तक पश्चिम मुझे इसी तरीके से साइडलाइन करता रहेगा। अब दूसरी बात आप देखिए, चाइना की जो बिजनेस वर्ल्ड है या चाइना के जो बिजनेसमैन है वो बिना भारत के पास 140 करोड़ लोग कंज्यूमर हैं जो भारत का था। पिछले साल भी अगर एफडीआई का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा चाइना से आया है। और अगर सही मायने में भारत अगर चाइना का अगर बिजनेस रुक जाए भारत से, तो ये चाइना के ऊपर सबसे बड़ी मार है। और जिस स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा है, चाइना को 17 ट्रिलियन इकोनॉमी करने में 2 दशक लगे, 20 साल, लेकिन भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था पर है, तीसरे पे आएगा और आने वाले समय में 10 साल के अंदर वो चाइना की इकोनॉमी पर चला जाएगा। इसलिए चाइना के बिजनेस सेंटिमेंट बिना इंडिया के पूरे नहीं होते। कम से कम $100 अरब अफेक्ट होता है अगर भारत के साथ बिजनेस ना हो। शिखा, $100 अरब मतलब 25-30 पाकिस्तान यूं ही खरीद लेना। और चाइना ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना की सबसे मजबूत बात है उसकी इकोनॉमी। अब सवाल एक और है अमेरिका का। अगर आप मानिए ट्रंप और अमेरिका के बीच के जो बहुत सारी जो ट्रेड का इश्यूज था, ट्रेड लगते थे, टैक्सेशन का इशू था, अगर फर्ज कीजिए चाइना ये मान बैठा है कि अगर ट्रंप आ गया जी, ट्रंप के आने से एक बार फिर हमारी इकोनॉमी पर वार होगी। इसलिए हम भारत के साथ और अमेरिका में ट्रंप आता है उसके साथ हम अपनी इकोनॉमी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अदिति, मैंने कहा कि बिना स्ट्रैटेजी के चाइना कभी काम करता ही नहीं है, और ये हम सालों साल से, दशकों से देखते हुए आ रहे हैं।